उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उस तराने की दो लाइन आपको बताता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस आदमी ने किस एजेंडे के तहत यह लिखा, कैसे लिखा और किस तरीके से लिखा। उस आदमी ने लिखा, सारे चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। और उसका आगे का पढ़ लेंगे तो आपको ये जो चौराहे चौराहे, कभी जोधपुर में, कभी झारखंड में, कभी दिल्ली में, ये जो सर तन से जुदा करने वाले हैं, ये उस मोहम्मद इकबाल के तराने की आगे लाइनें हैं। खुशी इस बात की है कि कल जो होगा सो होगा, लेकिन उसका दबाव, आपका दबाव, आपकी जागृति, उसके दबाव में कल रात में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एकेडमिक काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। उस एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर में मोहम्मद अल्लामा इकबाल की फिलॉसफी पढ़ाई जा रही थी। कल रात पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएशन के उस पेपर से इस मोहम्मद अल्लामा इकबाल को निकाल करके कूड़े में डाल दिया गया है। और अल्लामा इकबाल के जिस चैप्टर को हटाया गया है, उसी चैप्टर में स्वतंत्र वीर सावरकर के चैप्टर को आज से पढ़ाया जाए। इसलिए अभी तो 5% भी सनातनियों ने बोलना शुरू नहीं किया है। जो ये कहते थे कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, वो डर के मारे अब नहीं निकल रहे। हमने किसी की गर्दन अलग करने के लिए कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उनकी चिंता यह नहीं है कि कोई सरकार बदल गई है, ये कतई चिंता नहीं है। यहां से लेकर दुनिया भर के देशों में एक ही चिंता जाहिर हो रही है, 700 साल के बाद हिंदू ने अपने होने का एहसास किया है, इसलिए चिंता बढ़ रही है। भारतीय राजनीति के 3 बड़े योद्धाओं को अगर आप देखें, इसलिए आज के युवा को एकदम इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह करने से हमें क्या मिलेगा? जब आप जीवित हैं तो जीते जी क्यों लेना चाहते हैं? जब आप जिंदा हैं, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? मैं 3 उस योद्धाओं की बात आपको बताना चाहता हूं जिनके कारण आज मैं इस सफर के 12 साल पूरे कर चुका हूं। हम ज्यादातर लोगों को, खासतौर से नेताजी को, बड़ी चिंता रहती है। रात के 12 बजे अगर किसी टॉयलेट का भी इनॉग्रेशन हो रहा हो तो पत्थर पे नाम उनका जरूर होना चाहिए। जो लोग अपने जीते जी पत्थर की चिंता करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो पत्थर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इसलिए ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना रोल पूरी ईमानदारी के साथ किया। ना आज उनका कोई वारिस है, और कुछ संगठनों ने तो उनसे दूरी बना ली। लेकिन मेरा विश्वास यह है कि मैं इस बात के लिए अपने आप को खुशनसीब समझता हूं, और आप सबको भी अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि ना आपने सरदार पटेल को देखा, ना सावरकर को देखा, ना सुभाष को देखा, लेकिन इस दौर में आप जिंदा हैं जिस आदमी को 1945 में कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेन की क्रैश की थ्योरी बना करके समाप्त करने की कोशिश की, जिस सावरकर को उनकी मृत्यु, उनका देहांत 1966 में हुआ, लेकिन जिंदा आदमी अगर रहता है तो किसी भी उम्र का हो, कितनी सरकारें डरती हैं, इसकी जिंदा मिसाल है। सावरकर उस वक्त काफी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनका जिंदा रहना एक पार्टी को कितनी तकलीफ दे रहा था। तब
सावरकर को किस तरीके से उनके जीते जी एक नए अनजनों में फंसाया जाए, तब एक कपूर कमीशन का निर्माण किया गया। और उस कपूर कमीशन को बिठाया इसलिए ताकि सावरकर को जो एक रटा रटाया बना बनाया नैरेटिव चल रहा है उसको और मजबूत कर दिया जाए। सावरकर हम जैसे तमाम लोगों की तरह जैसे मृत्यु हो जाती है ऐसी मृत्यु नहीं हुई थी। उनके परिवार के लोग मुंबई में हैं, सावरकर स्मारक चलाते हैं। सावरकर जी को लगता था कि जो काम उनको करना था वो कर दिया है, अब शरीर के जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया था। इस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। एक सरदार पटेल का नाम आपने सुना हो। भारत में एक लंबे कालखंड से झूठे मक्कार दलालों को हीरो बनाया गया और हम खूब गुणगान करते हैं उनका, सुबह से लेकर शाम तक खूब, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है। इसीलिए समाज की सोच उसी टाइप की थी। 1946 की 6 घटनाएं करने के बाद मैं आपको अपनी बात रखूंगा। किसी संदर्भ तक पहुंचाने के लिए मुझे यह आपको हिस्टोरिकल डेट देनी पड़ रही है, ताकि आज का युवा इस हॉल में या इसके बाहर जाने के बाद ये नहीं कह सकता, उसको मैं रास्ता नहीं दूंगा कि मेरी कोई बात मेरे अपने निजी विचार है, मेरा कोई विचार नहीं है। जो कुछ आपसे छुपाया गया है और तथाकथित इतिहासकारों को क्रिएट करके आपने इतिहास दिखाया है, मैं तमाम वो ओरिजिनल सोर्स, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी में हो, संसद में हो, या भारत की संसद में हो, या 3 मूर्ति में हो, जब तक उनसे वेरीफाई नहीं करता मैं मंच पे आके कोई बात नहीं बोलता। 1946 की 6 ऐसी घटनाएं हैं जो भारत का भविष्य बताती थी, लेकिन हमें ढोल नगाड़े बजाओ, चिल्लाओ, बस खत्म। आज मैं उन घटनाओं को इसलिए रखना चाहता हूं कि जब आप उनको सुनेंगे तब उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। यह किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये 3 मूर्ति के अंदर जो आजादी के दरमियान के जितने भी दस्तावेज हैं उसकी कॉपी निकाल के लाने की वजह से बोल रहा हूं। जनवरी 1946 में देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों द्वारा चुनाव की घोषणा हुई और उस वक्त 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या 1585 थी। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। यह बीमारी आज की नहीं है, पुरानी है। चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने 492 में से 429 सीटें जीती और बची हुई सीटें कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों ने जीती है। ओवरऑल वोटिंग में कांग्रेस जीत गई। जैसे ही यह रिजल्ट आया, इमीडिएटली ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा की कि हम भारत में शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। मार्च में उन्होंने यह कहा और मार्च अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा 20 अप्रैल 1946 में की। 20 अप्रैल में घोषणा हुई। जैसे ही यह घोषणा हुई तो हमारे एक पिताजी जो पैदा हो गए थे 1947 में, उन पिताजी ने कहा कि मेरी पहली पसंद नेहरू है। अगर आज के दौर में यह बात होती तो लोग कहते कि आपने चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा क्योंकि आपका कद बड़ा था। लेकिन मैं उन तमाम कांग्रेसियों जिन्होंने यह किया आज भी सैल्यूट करता हूं। नाम नहीं जानता किसी का, जिस दिन मेरी खोज में वो नाम मिल जाएंगे मैं उनको भी सलाम करूंगा। 20 अप्रैल में घोषणा हुई कि चुनाव होगा। गांधी जी ने बयान दे दिया कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। 27 तारीख को पूरे 15 असेंबलीज का चुनाव होकर के वोट डल करके दिल्ली आ गए। बहुत कम लोग जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं कि 70 साल तक उन्हीं की मलाई पे जिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू को अपना अधिकृत उम्मीदवार भी नहीं बनाया, लेकिन बापू के कहने से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। पट्टाभी सीतारमन उसमें थे, सरदार पटेल उसमें